विमल जालान समिति का गठन किस लिए किया गया था? विमल जालान समिति का गठन किस लिए किया गया था? विमल जालान समिति, चलैया समिति और बहुत सारी कल केरला समिति आपने लिखी थी ना, उचित पटेल, उषा थोराट। नहीं उद्देश्य से याद किया कि किस लिए वो बनाई गई थी समितियाँ। एग्जाम में पूछी जाती हैं, अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, समस्या हो जाएगा। प्राथमिक डीलर्स का क्या काम था? प्राथमिक डीलर्स क्या करते हैं? प्राथमिक डीलर्स क्या हैं? हाँ, आरबीआई से ये सरकारी प्रतिभूतियों को डायरेक्ट खरीदते हैं और फिर इसे ले जाकर के वो बेचते हैं। एक मार्केट का सृजन करते हैं जहाँ पे प्राथमिक प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री किया जाता है। ये काम किसका होता है? प्राथमिक डीलर्स का। आज आप लोग शांत क्यों हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु जो योजना, इसके तहत कितना पैसा दिया जाता है? 50,000। और तरुण वयस्क इनके तहत 5 लाख। तरुण को 5 लाख से सही है। और 10 लाख वो वयस्क का। ठीक है, हाँ, तो ये मुद्रा योजना के तहत दिया जा रहा था। और ये कब आया था मुद्रा योजना? 2015-16 के बजट में लाया गया था। गैर निष्पादनकारी संपत्तियां, जिसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये कितने दिन तक अगर वो पैसे ना वसूल हो, मूलधन या ब्याज, 90 दिन, तो बैंक उसे क्या घोषित कर देते हैं? एनपीए घोषित कर देते हैं। ये आपके जो एनपीए हैं ये कितने प्रकार के घोषित किए जाते हैं? 3। कौन से? संदिग्ध, हाँ बिल्कुल, सब स्टैंडर्ड और आपका संदिग्ध और हानिकारक होते हैं। उनको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या था? पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या था? पूंजी पर्याप्तता अनुपात। मुद्रा योजना है, इसी की तरह के CGTM कुछ ऐसे है ना? जो बैंक पैसे देते हैं ना, वो मतलब उधार देते हैं लोगों को, ये अपने पास उसका एक निश्चित अनुपात रखना होता है ना, ताकि वो टूट ना जाए, उनका दिवालिया ना हो जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आरबीआई मतलब इस पर ध्यान रखती है कि बैंकों के पास कुछ नकदी रहना चाहिए, से सारा वो ना बांटे, उसी को क्या कहा जाता है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात। उनके पास इतना, उस अनुपात में जितना उनके पास टोटल पैसा है, उस अनुपात में एक पर्याप्त पूंजी उनके पास रहना चाहिए जो उनको सिक्योरिटी दे, मजबूती दे, उसी को कहा जाता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। NEFT का फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बहुत अच्छे। क्या खास बात है बेटे इसमें? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। और मैम ये तभी ट्रांसफर होगा जब बैंक का वर्किंग नहीं बेटे, ये इसमें नहीं था। नहीं है इसमें पैसे भेजने का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप कितने पैसे भेज सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। ये था आपका इसके अंतर्गत वर्किंग आवर का भी लिखा है। वर्किंग आवर इसमें नहीं था बेटे। RTGS लिखवाएंगे मैम, ये तय तभी होगा जब बैंक का वर्किंग आवर। मैंने NEFT का पूछा है। अच्छा इसमें, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ, यानी कि बैंक जब वर्किंग आवर में होता भेजना है और जितना चाहे उतना अमाउंट आप भेज सकते, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता और ये ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या कंडीशन थी इसमें? इसमें आप 2 लाख से कम 2 लाख तक का भेज सकते। हाँ, मतलब मिनिमम 2 लाख होना चाहिए, इससे ऊपर आप कितना चाहे कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख से कम इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। और तीसरा क्या था? IMPS
इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसमें क्या था? मैम ये 24 घंटे और 7 दिन और 24 घंटे काम करता है और इसमें आप मैक्सिमम 2 लाख तक का बेच सकते हैं। वेरी गुड, यानी कि इसमें आप 7 डेज 24 आवर्स आप सेवाएं इसमें आपको प्रदान करने का मौका मिलेगा, आप कर सकते हैं इसका यूज, लेकिन इसमें मैक्सिमम आप 2 लाख ही सेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का मतलब ऑनलाइन लेन देन नहीं कर सकते हैं। ये भी था। और इसके अलावा कुछ था MICR कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन के लिए किया जाता है ना। 3 पहले शहर को दूसरे बैंक और तीसरा बैंक की ब्रांच को। हाँ, इसमें 9 अंक का कोड होता है। इसमें पहला जो 3 अंक होता है वो क्या करता है? शहर, और दूसरा 3 अंक बैंक संबंधी, और लास्ट का 3 अंक ब्रांच से संबंधित इंडिकेट करने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा स्विफ्ट आप लोगों को मुझे बताया, स्विफ्ट क्या था? इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? कम्युनिकेशन। ये थोड़ा हार्ड है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आया है स्विफ्ट का फुल फॉर्म बताने के लिए। होता क्या है स्विफ्ट में? मैसेज, ऑनलाइन मैसेज, बैंकिंग से संबंधित, वित्तीय संस्थाओं से संबंधित ऑनलाइन जो मैसेज का आदान प्रदान होता है वही इसमें किया जाता है स्विफ्ट में। ठीक भी मैम मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन एंड का बिजनेस साइकिल, मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र, इन्फ्लेशन एंड द बिजनेस साइकिल, ये है आज आपका चैप्टर। और आज आपको पहला जो पॉइंट है बताना है मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। जो चैप्टर खत्म हुआ इसमें मैंने आप लोगों को एक बार बताया था मुद्रास्फीति, जब RBI अपनी मौद्रिक नीतियों का उपयोग इसी को कंट्रोल करने के लिए करता है, मुद्रास्फीति को और मुद्रा अवस्फीति। तो आज हमने कहा था ना आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे, तो आज इसी को पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति क्या है अब आप लोग बता सकते हैं? मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में धन की तरलता ज़्यादा हो जाती है और जो सेवाएं होती हैं वो महंगी हो जाती हैं और वस्तुओं के दाम भी महंगे हो जाते हैं, तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। ओके, और इधर कोई बताना चाहेगा? जब मैं दीर्घकाल समय में जो मतलब मांग है, डिमांड, और जो मतलब मुद्रा की आपूर्ति है, इसमें जब मांग अधिक होने लगे और मतलब मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा हो जाए मार्केट में, तो वैल्यू मुद्रा की गिर जाती है। बिल्कुल, आप दोनों लोगों का उत्तर सही है, दोनों तरीका अलग है लेकिन उत्तर सही है। यानी कि जब आपकी जो वस्तुएं और सेवाएं हैं इनका जो सप्लाई है मार्केट में या घट जाए, या कहिए इनका जो डिमांड है वो बढ़ जाए, इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो दाम है वो बढ़ जाए, और जो मुद्रा है उसकी आपूर्ति नहीं, जो वस्तु और सेवाएं इनकी आपूर्ति कम माना जाता है उस समय, क्योंकि डिमांड उनका बढ़ रहा है ना, तो कम हो जाएंगे। आपूर्ति किसकी ज़्यादा हो जाएगी? मुद्रा की। यानी कि मार्केट में या अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा का प्रवाह
पास ज़्यादा हो जाए, मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाए, मुद्रा अधिक हो जाए और वस्तु और सेवाएं कम हो जाएं, डिमांड की अपेक्षा जितनी मांग है उतनी वस्तु और सेवाएं नहीं है, तो इससे क्या होती है, उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति, यानी कि पैसा ज़्यादा है मार्केट में, वस्तु और सेवाएं कम हैं और उनका डिमांड ज़्यादा है, जिससे उनकी कीमतें जो है वो क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। बात समझ में आया? अगर ना आया हो तो फिर से इसको समझा सकते हैं, ठीक है? आ गया समझ में? तो स्फीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। कभी कभी एग्जाम में मुद्रास्फीति शब्द ना देके पूछ लेता है इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख के पूछ लेता है कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। इसलिए दोनों शब्दावलियाँ, इकोनॉमी के इंग्लिश और हिंदी दोनों ही शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि दोनों को ही पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो ये आपका कंडीशन तब होगा जब वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाए और मुद्रा की जो वैल्यू है वो घट जाए, तो वही है आपका इन्फ्लेशन। उसे आप चाहे जिस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें दो लाइन लिख लीजिएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में, मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है। दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है। दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर के वृद्धि से है। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है, जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है, जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है, तो वह अवस्था या तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। एक डिफिनीशन तो ये हो गया जो कि अभी सर्वेश बाबू ने बताया कि जो सामान्य स्तर से जो कीमतें हैं ये जो लंबे समय तक क्या करती बढ़ती रहती, बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाती हैं। इसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। यानी कि इसमें बोलती हूँ आप लोगों को आवाज आएगा सर, वहाँ से ऑफ है, आवाज आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ओके तब ठीक है। हाँ तो एक डिफिनेशन तो ये हो गया बच्चा कि अगर सामान्य जो कीमतें हैं, जैसे सामान्यतः कीमतें कितनी रहती हैं उसमें निरंतर क्या हो वृद्धि होती जाए, तो ऐसे कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। अब दूसरा और क्या है, इसका एक और एक्सप्लेनेशन जो आपने बताया, इसको भी नोट कर लीजिएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा के मूल्य, दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना, दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में, मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना ही, कम होना या कमजोर होना ही, कम होना या कमजोर होना ही मुद्रास्फीति की अवस्था है। कमजोर होना ही मुद्रास्फीति की अवस्था है। तो दूसरा डिफिनेशन भी समझ में आया, जब मुद्रा की जो कीमत है घट जाए, वैल्यू घट जाए, उसकी जो मतलब कहते हैं कीमतें कम हो जाए, तो ऐसे या कमजोर हो जाए मुद्रा,
सेवाओं की अपेक्षा, तो ये क्या हो गया, मुद्रास्फीति हो गया। ये कहिए कि सामान्य स्तर से कीमतें निरंतर बढ़ती जाएं तो भी मुद्रास्फीति, या ये कहिए कि मुद्रा की ही वैल्यू, उसकी कीमत, उसकी स्थिति कमजोर हो जाए तो भी मुद्रास्फीति, चाहे जैसे भी कहेंगे मतलब एक ही निकलेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मुद्रास्फीति के कारण आगतों की कीमत, मुद्रास्फीति के कारण आगतों की कीमत, आगत मतलब वस्तु वगैरह, आगतों की कीमत तथा ब्याज दर में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के कारण आगतों की कीमत तथा ब्याज दर में वृद्धि होती है। आगतों की कीमत तथा ब्याज दर में वृद्धि होती है, जिस कारण निवेश की लागत में भी वृद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। जिस कारण निवेश की लागत में भी वृद्धि होती है, जो कि समृद्धि की प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में जानी जाती है, जो कि समृद्धि की प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में जानी जाती है। तो मुद्रास्फीति होगी तो क्या होगा, आगतों की कीमतें बढ़ेगी, ब्याज दर भी बढ़ेगा, जिससे निवेश की लागत बढ़ेगी और जो आपकी समृद्धि है उसमें क्या होगा, कमी आएगी। तो समृद्धि घटती है मुद्रास्फीति की अवस्था में। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो इस तरह से आएगा, मुद्रास्फीति के लिए की अवस्था के लिए कौन कौन सी बातें जो सही है, कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। तो आपके ऑप्शन होगा, आगतों की कीमतें बढ़ जाएंगी, बिल्कुल सही है। ब्याज दर बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। निवेश में आय की लागत बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि समृद्धि बढ़ जाएगी तो गलत है। समृद्धि क्या होगा, घटेगा, क्योंकि सारी चीजें महंगी हो गई हैं। बात समझ में आया, इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ेंगे, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। देखिए अब एक तीसरा डेफिनेशन लिखवाने जा रही हूँ आपको। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं सेवाओं की अपेक्षा उनकी मांग अधिक हो जाती है। वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग अधिक हो जाती है। आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग अधिक हो जाती है तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती हैं, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है, और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो अगर अर्थव्यवस्था में कहीं छिटपुट मूल्य जो वृद्धि होती है वस्तु और सेवाओं में, तो क्या मुद्रास्फीति होगा? नहीं, ये थोड़ा बहुत लगा रहता है। लेकिन जब लगातार वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती जाए और मुद्रा की जो वैल्यू है वो घटती जाए, तब ये क्या हो जाता है? मुद्रास्फीति हो जाता है। तो क्या मुद्रास्फीति हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है? नहीं होता। कब नहीं होगा? जब मैं 3% के अंदर होता है विकास हाँ, अगर मुद्रास्फीति आपका अभी लिखवाएंगे बताएंगे कम हो, एक मतलब औसत तक हो, तब वो क्या होती है? अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है, अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक का काम करती है। अगर मुद्रास्फीति एक निश्चित दायरे तक रहती है, जब वो ज्यादा बढ़ जाती है तब आपके
हानिकारक हो जाती है। ठीक ना, ठीक, आगे बढ़ेंगे। हेडिंग कीजिएगा धारणीय मुद्रास्फीति। धारणीय मुद्रास्फीति, सस्टेनेबल इन्फ्लेशन, इंग्लिश है सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। धारणीय मुद्रास्फीति को इंग्लिश में कहेंगे सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। अभी जो मैंने आप लोगों से बताया ना, ऐसी मुद्रास्फीति जो आपके अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक ना हो, एक लिमिट तक, जैसे कि 3%, 4% तक की जो मुद्रास्फीति होती है, अगर उतनी बनी रहे तो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए वो क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल हो जाएगा, धारणीय हो जाएगा। धारणीय को हम और क्या कहते हैं, सतत कहते हैं, धारणीय कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कहते हैं, और धारणीय भी कहते हैं, और इसी को सतत भी कहते हैं। तो ये आपके अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। तो कभी अगर पूछे कि धारणीय इन्फ्लेशन क्या है या आपका सतत इन्फ्लेशन क्या है, इसके बारे में 2 लाइन लिखिएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में आवश्यक विकास दर को बनाए रखने के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में आवश्यक विकास दर को बनाए रखने के लिए, विकास दर को बनाए रखने के लिए एक निश्चित सीमा में मुद्रास्फीति की आवश्यकता बनी रहती है। एक निश्चित सीमा में मुद्रास्फीति की आवश्यकता बनी रहती है। एक निश्चित सीमा में मुद्रास्फीति की आवश्यकता बनी रहती है। धारणीय मुद्रास्फीति इसी संकल्पना पर आधारित है। धारणीय मुद्रास्फीति इसी संकल्पना पर आधारित है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। धारणीय मुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रास्फीति की, धारणीय मुद्रास्फीति धारणीय मुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रास्फीति की ऐसी दर से होता है जिस पर अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास दर पर, धारणीय मुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रास्फीति की ऐसी दर से होता है जिस पर अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास दर पर, जिस पर अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास दर पर गतिमान रहती है, गतिमान रहती है तथा आम लोगों को भी कोई विशेष समस्या नहीं होती, तथा आम लोगों को भी कोई विशेष समस्या नहीं होती। कोई विशेष समस्या नहीं होती। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लगभग, हाईलाइट कीजिएगा, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लगभग 5 से 6% की मुद्रास्फीति, 5 से 6% की मुद्रास्फीति, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए 5 से 6% की मुद्रास्फीति को धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है। पाँच से 6% की मुद्रास्फीति को धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है, जबकि विकसित देशों के लिए लगभग 2% की मुद्रास्फीति, जबकि विकसित देशों के लिए 2% की मुद्रास्फीति धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगर वो विकासशील है तो वहाँ पे 5 से 6% की जो मुद्रास्फीति है वो धारणीय मानी जाएगी, और अगर वो विकसित कंट्री है तो वहाँ पे 2% तक मुद्रास्फीति धारणीय मानी जाएगी।
या मांग जनित मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं। मांग मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति किसी न किसी कारण से आती होगी। तो पहला कारण क्या है? मांग स्फीति या मांग जनित स्फीति, यानी कि मांग की वजह से जब मुद्रास्फीति का जन्म हो तब उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मांग अधिक हो जाए किसी चीज की। और क्वेश्चन में ही आपका उत्तर है कि जब मांग किसी चीज की बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, उसकी अपेक्षा उसकी आपूर्ति ना हो पाए, उसकी वजह से जब इन्फ्लेशन आए तो वो क्या हो जाएगा आपका? मांग जनित मुद्रास्फीति। बात समझ में आए? जो वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड बढ़ जाए और डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई ना हो पाए, उसकी वजह से जब मुद्रा की वैल्यू घटे और वो जो कंडीशन उत्पन्न होता है इन्फ्लेशन का, वो कैसा इन्फ्लेशन हो गया? मांग मुद्रास्फीति हो गया। दो लाइन लिखवा दें इसमें। जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है, जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है, साधन लागत एक समान रहती है, किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा, किंतु वस्तुओं और सेवाओं की मांग के अपेक्षा किंतु वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है। आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है, तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं या किस वजह से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आती है, तब आप क्या बताएंगे? पहले में पॉपुलेशन हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा ही, तो जनसंख्या वृद्धि से और मैम स्टॉक उसका कर दिया जाए, भंडारण में कमी आ जाए और मांग बढ़ी रही है और स्टॉक उस हिसाब से ना हो, भंडारण ना हो। बिल्कुल सही, वेरी गुड। और परिवहन भी बढ़ा सकता है, ठीक है। अगर परिवहन आपूर्ति, क्योंकि परिवहन से ही आपूर्ति होती है और वो परिवहन में समस्याएं आ जाए, वो आपूर्ति ना कर पाएंगे, इससे भी हो जाएगी। और काला बाजारी, अगर लोगों के पास काला धन होता है तो भी मांग ज्यादा होता है। साथ ही अगर सरकार लंबे समय तक सस्ती जो है ब्याज दर का उपयोग करती है, यानी कि सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है और लोगों के पास पैसे आते हैं, तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। जरूरत से भी ज्यादा जब डिमांड होने लगेगा तब भी क्या होगा? मांग जनित मुद्रास्फीति आती है। तो ये लिख लीजिएगा 2 लाइन। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्न कारणों से आ सकती है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्न कारणों से आ सकती है, निम्न कारणों से आ सकती है। इसमें लिखिएगा लोगों की आय बढ़ने से, लोगों की आय बढ़ने से, कॉमा, सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि, सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि, सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि, कॉमा, बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण देने से, बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण देने से, कॉमा, जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण आदि कारणों से, जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण आदि कारणों से, आदि कारणों से। कौन कौन से कारण हो गए? अगर लोगों की इनकम बढ़ने लगे, पैसे आने लगेंगे तो वो क्या करेंगे? मांग करेंगे। अगर जो बैंक हैं वो सस्ते ब्याज पे लोन देने लगे, ऋण देने लगे, तब भी अगर सरकार बहुत ज्यादा व्यय करने लगे, व्यय कब करेगी? जब कोई योजना लेके आएगी, नई नई योजनाएं लाएगी तो आपको रोजगार देगी, रोजगार देगी तो आपके पास पैसे आएंगे, इससे भी होगा। और अगर जनसंख्या
नगरीकरण तेजी से होने लगे तो नगरों में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में या वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड करने लगते तेजी से, तब भी क्या होता है, मांग बढ़ जाती है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति अगर इस तरह का कंडीशन बनेगा तो उसकी वजह से आता है। दूसरा लागत जनित मुद्रास्फीति, दूसरा हेडिंग लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें देखिए क्वेश्चन में ही उत्तर है। लागत जनित मुद्रास्फीति का क्या मतलब है बता सकते हैं? जो उत्पादन कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो महंगी हो जाए। हाँ, जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने में जो मटेरियल लगते हैं, जो सामान लगते हैं, जो चीजें लगती हैं, जब वो महंगी हो जाए तब क्या हो जाएगा, उस वस्तु का उत्पादन महंगा हो जाएगा और उत्पादन महंगा हो जाएगा तो वस्तु महंगी हो बस उस वस्तु की वैल्यू बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी। अब आप सभी को पता है किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन में कच्चे माल की जरूरत होती है, परिवहन की जरूरत होती है, मजदूरी की जरूरत होती है, बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती है। अगर वो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी उस वस्तु के उत्पादन में या सेवाओं के उत्पादन में, उसमें जो लागत लग रही है वो ज्यादा लगने लगेगा तो वस्तु या सेवा अपने आप में क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और वस्तु और सेवा महंगी होने की कंडीशन में ही तो क्या होता है, मुद्रास्फीति आती है। जो वस्तु और सेवाएं लगातार बढ़ती रहती है, उनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं, तब इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। लेकिन एक ऐसी मुद्रास्फीति हो गई, लागत मुद्रास्फीति हो गई। नोट कीजिएगा इसमें लागत जनित में, यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं, यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं, यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। उत्पादन की बढ़ती लागत बहुमूल्य आगतों से संबंधित हो सकती है। लागत उत्पादन की बढ़ती लागत बहुमूल्य आगतों से संबंधित हो सकती है। उत्पादन की बढ़ती लागत बहुमूल्य आगतों से संबंधित हो सकती है। यह प्राकृतिक कारणों जैसे बाढ़ सूखा से संबंधित हो सकती है। यह प्राकृतिक कारणों जैसे बाढ़ सूखा या मानवीय कारणों जैसे हड़ताल व तालाबंदी के कारण भी हो सकती है। बाढ़ सूखा या मानवीय कारणों जैसे हड़ताल व तालाबंदी के कारण भी हो सकती है। यह प्राकृतिक कारणों जैसे बाढ़ सूखा या मानवीय कारणों जैसे हड़ताल व तालाबंदी के कारण भी हो सकती है। आगे, मध्यवर्ती वस्तुओं पर अत्यधिक कर, परोक्ष कर में वृद्धि। मध्यवर्ती वस्तुओं पर अत्यधिक कर, परोक्ष कर में वृद्धि, स्टील, सीमेंट, रेलवे, कोयला एवं विद्युत। स्टील, सीमेंट, रेलवे, कोयला एवं विद्युत इत्यादि के मूल्य में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि करते हैं। इत्यादि के मूल्य में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि करते हैं।
बात समझ में आया? यानी कि उत्पादन लागत में कारण जो वृद्धि हो रही है उसके लिए प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, कहीं बाढ़ कहीं सूखा आ जाएगा तब भी आपको कच्चे माल महंगे मिलेंगे, या मानव जनित कारणों से भी कभी कभी समस्या होती है। अगर हड़ताल कर देते हैं लोग और फैक्ट्रियों में सामानों का जो उत्पादन है वो कम होता है, या ऐसी चीजें जो आपको मिलने चाहिए जैसे रास्ता जाम कर दिया गया लोगों के द्वारा, हड़ताल हो गई तो सामान की जो सप्लाई है नहीं पहुंच पा रही है, या तालाबंदी कर देते हैं, ये सभी कारणों से भी लागत में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा अगर मध्यवर्ती वस्तुओं की जो कीमतें वो बढ़ जाए जैसे स्टील, कोयला, विद्युत, रेलवे, तो भी क्या होगी आपकी वस्तु और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगर ऐसी समस्याओं की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेस। इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेस। बताएं वैश्विक स्तर से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी यहाँ मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं? पेट्रोलियम। हाँ, यानी कि अगर हम विदेशों से कोई चीज आयात कर रहे हैं और वो वस्तु या सेवाएं महंगी हो जाएं तो आपके देश में क्या होगी? उसकी क्राइसिस होगी, या वो वस्तुएं और सेवाएं हम कम आयात करेंगे और जब कम आयात करेंगे तो उसकी आपूर्ति कम हो जाएगी और फिर उसका दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन देशों से जिससे आप व्यापार करते हैं वहाँ पे युद्ध जैसी समस्या हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, दूसरे से युद्ध हो जाए, इस तरह की कोई दिक्कत हो तो भी वहाँ से वस्तुएं आपके यहाँ नहीं आ पाएंगी तो भी उनके मूल्य में वृद्धि होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किसी वस्तु का महंगा हो जाना, जो आप आयात करते हैं वो भी महंगा आपको मतलब मिलने लगेगा, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी देश से जिसकी आपके सामानों का आयात निर्यात होता है वहाँ पे युद्ध, गृह युद्ध या इस तरह की कोई समस्या हो जाए और वस्तुओं का जो आयात है वो कम हो जाए तब भी आपके यहाँ वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में समस्या उत्पन्न होने से आपके यहाँ वो वस्तुएं महंगी हो रही हैं जिसका उपयोग आप मंगा के करते हैं तो आपके यहाँ भी क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो इसी को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहेंगे। तो बात समझ में आया कि ग्लोबल इन्फ्लेशन क्यों आएगा या वैश्वीकरण की वजह से क्यों होगा? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति में वैश्वीकरण के कारण एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर। वैश्वीकरण के कारण एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर। वैश्वीकरण के कारण एक देश के आर्थिक क्रियाओं का असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। अन्य देशों पर भी पड़ता है। तेल संकट या पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से। तेल संकट या पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से। तेल संकट या पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। किसी देश में मंदी की स्थिति में उसका निर्यात घटने से। किसी देश में मंदी की स्थिति से, मंदी की स्थिति में उसका निर्यात घटने से, मंदी की स्थिति में उसका निर्यात घटने से उसके साझेदार देश में आयात में, उसके साझेदार देश में आयात में प्रत्यक्षतः कमी आती है। प्रत्यक्षतः कमी आती है जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। अब हेडिंग कीजिएगा मुद्रा
मुद्रास्फीति के प्रकार। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के प्रकार में पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, कौन से स्थिति को रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे? जब मुद्रास्फीति बहुत कम होता है, ठीक ना? नोट कर लीजिएगा, जब मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम होती है, जब मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे 3% या उससे कम होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ये मुद्रास्फीति की अत्यंत मंद स्थिति है। और ये मुद्रास्फीति कौन से कंट्रीज के लिए अच्छी होती है? ये जो रेंगती मुद्रास्फीति है ये विकसित जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके आर्थिक विकास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और ये मुद्रास्फीति की बहुत ही मंद गति होती है। नेक्स्ट है आपका चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन। चलती हुई मुद्रास्फीति या वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की दर मंद मुद्रास्फीति की दर से अधिक, जब मुद्रास्फीति की दर मंद मुद्रास्फीति से अधिक जब मुद्रास्फीति की दर मंद मुद्रास्फीति से अधिक अर्थात 3 से 10% के बीच में होती है तब उसे, अर्थात 3 से 10% के बीच होती है, 3 से 10% के बीच में होती है तब इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। 3 से 10% के बीच में होती है तब इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और ऐसी मुद्रास्फीति कौन से कंट्रीज के लिए बेहतर मानी जाती है? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है जो 3 से 10% के बीच में रहती है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहे तो ये फिर भयानक रूप ले सकती है। इसको कंट्रोल रखना पड़ता है जिसके लिए आरबीआई मौद्रिक नीतियां, सरकार राजकोषीय नीतियां बना करके इसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति इंग्लिश में रनिंग इन्फ्लेशन। बढ़ती हुई कीमतों की दर में तीव्र वृद्धि को, बढ़ती हुई कीमतों की दर में तीव्र वृद्धि को बढ़ती हुई कीमतों के दर में तीव्र वृद्धि को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के बीच में होती है, जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के बीच में होती है तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कठोर राजकोषीय नीति और आरबीआई जैसे या केंद्रीय बैंक को कठोर मौद्रिक नीति का अनुसरण करना पड़ता है। कठोर मौद्रिक नीति बताई हूँ ना, जब मुद्रा मतलब महंगी मौद्रिक नीति और संकुचनवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग दोनों एक साथ
बढ़ सकती है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ने से भी ज्यादा तेज क्या होता है? कूद जाना, मतलब वहां तक दौड़ के जाएंगे उससे अच्छा छलांग लगा दीजिए। तो कूदती हुई मुद्रास्फीति, इसको ग्लैम्पिंग या ओवर इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति जब वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें द्विअंकीय या त्रिअंकीय वृद्धि दर से, ऐसी स्थिति जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, ऐसी स्थिति जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें द्विअंकीय अथवा तीन अंकीय, द्विअंकीय या त्रिअंकीय वृद्धि दर से बढ़ती है, त्रिअंकीय वृद्धि दर से बढ़ती है, अर्थात जब उत्पादन में बिना किसी वृद्धि के, अर्थात जब उत्पादन में बिना किसी वृद्धि के या नगण्य वृद्धि के कीमतें काफी तेजी से बढ़ती हैं, या नगण्य वृद्धि की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, नगण्य वृद्धि की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक हो जाती है, और मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक हो जाती है तो उसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो उसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि मुद्रास्फीति जब बहुत तेजी से बढ़ने लगे, 2 अंकीय या 3 अंकीय गति से बढ़ने लगे, उत्पादन नगण्य हो जाए, ना के बराबर हो जाए और उसकी कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो जाए, तब उसे कौन सी स्थिति कहेंगे? कूदती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। और आपका लास्ट है अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। जब स्फीति की दर 3 अंकीय से भी अधिक हो जाए तो, जब स्फीति की दर 3 अंकीय से भी अधिक हो जाए तब, जब इन्फ्लेशन की दर 3 अंकीय से भी अधिक हो जाए तब अति मुद्रास्फीति कहलाती है। 3 अंकीय से भी अधिक हो जाए तब अति मुद्रास्फीति कहलाती है। अति मुद्रास्फीति कहलाती है, कहते हैं। इस स्थिति में स्थिर आय वाली सभी परिसंपत्तियां, इस स्थिति में हाईलाइट कीजिएगा, स्थिर आय वाली सभी परिसंपत्तियां, इस स्थिति में स्थिर आय वाली सभी परिसंपत्तियां जैसे वेतन, बचत, गिरवी, वेतन, बचत, गिरवी, बीमा पॉलिसी, बॉन्ड, बीमा पॉलिसी, बॉन्ड आदि का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है, आदि का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। इस स्थिति में पत्र मुद्रा बेकार हो जाती है। इस स्थिति में पत्र मुद्रा बेकार हो जाती है। 1920 के दशक में
1920 के दशक में जर्मनी में तथा 2000 के दशक में जिम्बाब्वे में, 1920 के दशक में जर्मनी में तथा 2000 के दशक में जिम्बाब्वे में अति मुद्रास्फीति की स्थिति देखी गई। अति मुद्रास्फीति की स्थिति देखी गई। दो 2016-17 में वेनेजुएला में भी अति मुद्रास्फीति देखी गई थी। 2016-17 अभी लेटेस्ट जो अति मुद्रास्फीति देखी गई वो वेनेजुएला में देखी गई और अभी कब 2016-17 में वेनेजुएला में अति मुद्रास्फीति की स्थिति देखी गई। तो पहली बार अति मुद्रास्फीति की स्थिति कब देखी गई? जर्मनी में देखी गई थी 1920 के दशक में। उस समय इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था जर्मनी में कि एक ब्रेड खरीदने के लिए या एक पावरोटी खरीदने के लिए ठेला भर के पैसा लेके जाना पड़ता था और सैलरी लेने के लिए कई सारे ठेले लेके जाने पड़ते थे। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था कि बोरी की बोरी पैसा देके तब एक ब्रेड मिलता था। इतना खतरनाक इन्फ्लेशन। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? अति मुद्रास्फीति। जब पत्र मुद्रा की वैल्यू ही बिल्कुल जीरो हो जाए, जब जो निश्चित आपकी आय है वो उसके सामने शून्य हो जाए, उसकी भी कोई वैल्यू ना रहे, ऐसे कंडीशन बहुत ही भयावह होते हैं जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाती है। और ऐसी स्थिति अभी तक 3 बार ही देखने को मिली है। एक तो जर्मनी में, दूसरा जिम्बाब्वे में, तीसरा वेनेजुएला में। अगर कंट्रोल ना करे, सरकार मजबूत ना हो, केंद्रीय बैंक मजबूत ना हो तो इस कंडीशन कहीं भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग कोर मुद्रास्फीति। कोर मुद्रा स्फीति। कोर मुद्रा स्फीति इंग्लिश में इसका यही है, कोर इन्फ्लेशन, CORE, कोर इन्फ्लेशन। इसमें नोट कीजिएगा, इसकी अवधारणा 1981 में एक्सटन ने दी। इसकी अवधारणा 1981 में एक्सटन, ये आधा का है। इसकी अवधारणा 1981 में 81 में एक्सटन, एक है आधा का और आधा स्व, एक्सटन ने दी थी। इसके अनुसार मुद्रास्फीति के माप के 2 भाग होते हैं। इसके अनुसार मुद्रास्फीति के माप के 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं डैश करके, अस्थायी मुद्रास्फीति और अस्थायी मुद्रास्फीति। इसके अनुसार मुद्रास्फीति के 2 भाग होते हैं। एक है आपका अस्थायी मुद्रास्फीति, दूसरा है आपका अस्थायी मुद्रास्फीति। अस्थायी मुद्रास्फीति और अस्थायी मुद्रास्फीति इनके हिसाब से 2 भाग हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके हाईलाइट करके लिखिएगा, जब जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण, नगरीकरण, जब
प्राकृतिक आपदा आने जैसी अस्थायी कारणों से उत्पादन में कमी के कारण, जैसी अस्थायी कारणों से उत्पादन में कमी के कारण, उत्पादन में कमी के कारण मुद्रास्फीति फैलती है। मुद्रास्फीति फैलती है तो उसे अस्थायी मुद्रास्फीति कहते हैं, तो उसे अस्थायी मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे रिजर्व बैंक आरबीआई गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को, आरबीआई गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित, गैर खाद्य मतलब जो खाने वाली चीजें नहीं है, गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को कोर स्फीति के रूप में लेता है। आरबीआई गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को कोर स्फीति के रूप में लेता है। कोर स्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में, कोर स्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को, कोर स्फीति में खाद्य एवं ईंधन के कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को नहीं लिया जाता। हाईलाइट कर लीजिएगा, नहीं लिया जाता। क्या प्लीज लास्ट टाइम फिर से बोल दें, ठीक है, ऐसे बोल दे रहे हैं। रिजर्व बैंक गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को कोर स्फीति के रूप में लेता है। कोर स्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी कि कोर स्फीति एंस्टन के अनुसार दो प्रकार का है। तो एंस्टन के अनुसार अस्थायी और अस्थायी है। अस्थायी इनके हिसाब से जब अस्थायी कारणों से मुद्रास्फीति आए, जैसे जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, अगर इसकी वजह से मुद्रास्फीति आए तो कैसी मुद्रास्फीति? अस्थायी। और अगर मतलब जो आपके मानसून होता है ये कभी अच्छा होता है कभी नहीं अच्छा होता है, आपके कोई अन्य जो है समस्याएं हो जाए, अगर उसकी वजह से अस्थायी कारणों से मुद्रास्फीति हो तो उसे अस्थायी मुद्रास्फीति। लेकिन आरबीआई क्या कहता है? कोर स्फीति आरबीआई किसे मानता है? जब गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होता है तब वो क्या कहता है? कोर स्फीति, जिसमें आरबीआई खाद्य और ईंधन संबंधित वस्तुओं को नहीं लेता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कोर इन्फ्लेशन में आरबीआई किसे शामिल नहीं करता, तो खाद्य और ईंधन संबंधी वस्तुओं को आरबीआई कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं करता। वो गैर खाद्य जो है गैर विनिर्मित वस्तुएं जो होती हैं उन्हीं, मतलब गैर खाद्य मतलब जो खाने योग्य नहीं होती, ऐसी विनिर्मित वस्तुओं को लेता है। विनिर्मित समझते हैं? निर्मित मतलब जिसका पहली बार निर्माण हो, विनिर्मित मतलब होता है जिसका दूसरी बार निर्माण होता है, या जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ठीक है, या जिसका आप देख सकते हैं ना, जिसका आप दोबारा से निर्माण में भी देखिए, विनिर्माण में दो तरह के होते हैं। यानी कि अगर आप इसमें देख रहे हैं इकोनॉमी में, तो विनिर्मित जो वस्तुएं होती हैं आप उसको दोबारा से निर्माण नहीं कर सकते, इसका एक ये भी डिफिनेशन होता है। विनिर्मित वस्तुओं का आप दोबारा से उपयोग कर नहीं कर सकते। जैसे आपके जो वस्त्र हैं इसमें जो धागे लगे आप इसे निकाल करके दोबारा से वस्त्र नहीं बना सकते, ये फिर बेकार हो जाएगा। तो ये खाने वाली चीजें तो है नहीं, तो ये कैसी हो गई? विनिर्मित गैर खाद्य वस्तु हो गई। बात समझ में? और निर्मित मतलब जिसका निर्माण करने के बाद उस लगी हुई वस्तु का आप दोबारा से यूज कर पाए। जैसे मकान है, इससे आप ईंट निकाल सकते हैं, सरिया निकाल सकते हैं, तो इसको निर्मित कहेंगे वस्तु। और वो वस्तु जिसकी
कर सकते। और ऐसी चीज जिसको दोबारा उसी रूप में ले आए वो आपका भौतिक परिवर्तन, और जिसका आप उसी रूप में वापस परिवर्तन ना कर पाए वो रासायनिक। जैसे पानी को वापस उसी रूप में प्राप्त कर लेते हैं तो भौतिक, लेकिन दूध से दही बना के फिर दूध प्राप्त नहीं कर सकते तो क्या हो गया, रासायनिक। वो आपके साइंस में आ जाता है। अब बात करेंगे, ये तो आपका हो गया कोर इन्फ्लेशन। और आपकी जो कोर, अच्छा बताएं, जो सरकार और आरबीआई मौद्रिक नीतियां और बनाते हैं, ये कौन से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर बनाते हैं? मुद्रास्फीति में भी कोर इन्फ्लेशन को ज्यादातर बनाता कंट्रोल, ज्यादातर उनको किस लिए बनाते हैं, कोर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जो आपके ईंधन है वो तो ज्यादातर हम बाहर से मंगाते हैं, उस पर कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, वो कभी भी आपकी कम ज्यादा मात्रा में हो सकता है। खाने पीने की चीजों का भी इस पे भी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जितनी यूज की चीजें हैं और जो सेवाएं हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, ज्यादातर जो नीतियां होती हैं आरबीआई और सरकार की, वो इसी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन। नोट कीजिएगा, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, थोक मूल्य होता है ना, किसी वस्तु का आप देखते ना, थोक मूल्य अलग होता है, खुदरा अलग होता है। थोक मूल्य में सस्ते, खुदरा में महंगे मिलते हैं, तो वही कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर, समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को, जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों व ईंधन सहित, इसमें खाद्य पदार्थों और ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। कोई भी वस्तु जो होती है उसका थोक मूल्य क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर थोक मूल्य में भी जो बढ़ोतरी समय के साथ आता है उसको मासिक आधार पर देखते हैं कि हर महीने थोक मूल्य की जो वस्तुएं हैं और जो चीजें उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है, उसी को क्या कहते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति। और इसमें हम खाद्य और ईंधन दोनों वस्तुओं को शामिल करते हैं, यानी कि इसमें आपकी सभी वस्तुएं आ जाती हैं, चाहे वो खाद्य हो या ईंधन हो या विनिर्मित हो या निर्मित हो। इन सभी का थोक मूल्य में हर महीने जो अंतर देखने को मिलता है, जो इनके मूल्य में वृद्धि होती है, उसी की गणना की जाती है, उसको क्या कहेंगे, हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, आयातित मुद्रास्फीति, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। आयातित मुद्रास्फीति, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। आयातित मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? हाँ, क्वेश्चन भी उत्तर है। आयातित जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, जब उसके मूल्य में वृद्धि होती है, उसकी वजह से जो मुद्रास्फीति आती है उसे क्या कहेंगे, आयातित मुद्रास्फीति। जैसे हम बहुत सारे कंट्रीज में अपने यहाँ से वस्तुएं और सेवाएं निर्यात करते हैं और बहुत सारे देशों से हम वस्तुएं और सेवाएं आयात भी करते हैं। खास करके सबसे ज्यादा हम कहाँ से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं। इसके बाद अमेरिका हो गया और आपके यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन देशों से भी हम मंगाते हैं। तो जहाँ से मंगाते हैं, अगर उनके मार्केट में, उनके
वजह से जब वो उत्पाद हमारे यहाँ महंगा हो जाता है तो कैसा हो गया स्फीति, आयातित मुद्रास्फीति। जैसे हम अरेबियन कंट्रीज या कहिए कि पेट्रोलियम कंट्रीज से पेट्रोल मंगाते हैं बड़े पैमाने पे, कच्चा तेल, हम कैसा तेल लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, कच्चा तेल लेते हैं, और ये कितने बैरल में लिया जाता है ना, एक बैरल में कितने लीटर ऑयल आते हैं, ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम में पूछा गया, एक बैरल में कितना लीटर ऑयल आता है, कल बताइएगा मुझे आप लोग, बहुत बार छोटे एग्जाम में पूछा गया। तो हम बैरल में लेते हैं क्रूड ऑयल, उसे अपने यहाँ ला करके क्या करते हैं, रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं, फिर उसे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन सब अलग करते हैं। तो ये अगर मान लेते हैं अरेबियन कंट्रीज या पेट्रोलियम जो कंट्रीज है वो हमें ऑयल, कच्चा तेल महंगा दे, तो हमारे यहाँ भी ऑयल महंगा हो जाएगा कि नहीं, हमारे यहाँ भी देखिए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता रहता है ना, इसका मतलब हमें कच्चा तेल महंगा मिल रहा है, इसीलिए हम अपने यहाँ उसको फिल्टर करके भी महंगा दे रहे हैं। तो उसकी वजह से जो मुद्रास्फीति है वो कैसी मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, छिपी हुई मुद्रास्फीति, छिपी हुई मुद्रास्फीति, हिडन इन्फ्लेशन। ये मुद्रास्फीति बहुत ही अच्छा है और इस मुद्रास्फीति को आप सभी लोग फेस कर रहे हैं और ये बहुत आसान है और आप सभी को पता होना चाहिए कि इस मुद्रास्फीति को हर आम नागरिक फेस करता है। छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या है? आपने मैम बताया अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर नहीं मैम, जैसे कि मैम जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में कमी नहीं की जाती, उनके बाद में मात्रा में कमी कर दी जाती है। हाँ, यानी कि अगर कोई खाने पीने की चीजें हैं उनकी जो मूल्य है वो 10 साल में भी कोई वृद्धि नहीं, मूल्य उतना ही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसका वेट घटा दिया जाए तो आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन उसमें भी क्या हो गया, आप उस वस्तु की ज्यादा कीमत दे रहे, जबकि वस्तु अब उतनी कीमत की, उतनी वैल्यू की रही नहीं। जैसे कोई बता सकते हैं पार्ले जी का कीमत 200 साल से उतना ही है, लेकिन क्वांटिटी घट गई ना, क्वालिटी घट गई, वेट घट गया उसका, यानी कि पार्ले जी में कौन सी मुद्रास्फीति है, छिपी हुई, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम उस चीज के लिए ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं, जबकि अब वो ना तो वो टेस्ट रहा उसमें, ना तो वो क्वांटिटी रहा उसमें, अब उसका जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो दोनों घट गया है, लेकिन दाम उसका अभी भी उतना ही है। तो ये मुद्रास्फीति कैसी हो गई, छिपी हुई। या कोई भी साबुन या कोई भी सर्फ जो अभी भी 10 का ही मिलता हो, 20 का ही मिलता हो, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो कम हो गई, उसमें जो अच्छी क्वालिटी थी वो घट गई, वो ऐसे मुद्रास्फीति क्या हो जाते हैं, छिपी हुई। कोई भी चीज आपको नहीं कहते कि पहले इस बिस्किट का, इस नमकीन का ये साबुन ज्यादा अच्छा था, अब उतना अच्छा नहीं है, कीमत तो नहीं बढ़ा। आपने देखा होगा माचिस भी बहुत दिनों तक 1 रुपए का ही मिलता था, लेकिन छोटा हो गया, तीलियां कम हो गई, तो ये क्वांटिटी और क्वालिटी घटी थी कि नहीं। ऐसे ही जिनकी भी क्वांटिटी और क्वालिटी घट जाए, भले ही कीमत ना घटे, वो क्या हो गई, छिपी मुद्रास्फीति। और ये ज्यादातर कौन फेस करता है, हर आम नागरिक फेस करता है छिपी हुई मुद्रास्फीति को। ठीक है, 2 लाइन नोट कर लीजिए, नहीं तो अगली बार आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी उत्पाद की पहले की कीमत पर, किसी उत्पाद की पहले की कीमत पर या कीमत में कमी के बावजूद, किसी भी उत्पाद की पहले की कीमत पर या कीमत में कमी के बावजूद पहले की तुलना में उस उत्पाद की गुणवत्ता, पहले की तुलना में उस उत्पाद की गुणवत्ता व मात्रा में कमी को, पहले की तुलना में उस उत्पाद की गुणवत्ता या मात्रा में कमी को छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात पूर्ववत कीमतों पर ही, अर्थात पूर्ववत यानी कि पहले कीमत पर ही, अर्थात पूर्ववत कीमत पर ही, लेकिन अर्थात पूर्ववत कीमत पर ही, लेकिन
वजन, आकार एवं खराब गुणवत्ता वाला माल बेचा जाना, कम वजन, कम आकार एवं खराब गुणवत्ता वाला माल बेचा जाना, छिपी हुई मुद्रास्फीति, छिपी हुई मुद्रास्फीति है, छिपी हुई मुद्रास्फीति है। आप समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसमें नोट कीजिएगा। मुद्रास्फीति केवल आपूर्ति पर मांग के आधिक्य के कारण ही, मुद्रास्फीति केवल आपूर्ति पर मांग के आधिक्य के कारण ही नहीं, केवल आपूर्ति पर मांग के आधिक्य के कारण ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में सरकार की मौद्रिक नीतियों के कारण भी बनी रहती है, बल्कि अर्थव्यवस्था में सरकार की मौद्रिक नीतियों के कारण भी बनी रहती है। बनी रहती है। अधिक लचीली मौद्रिक नीतियों के तहत, अधिक लचीली मौद्रिक नीतियों के तहत यदि कोई देश अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करता है, यदि कोई देश अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करता है, अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करता है, या ब्याज दरों को दीर्घ अवधि तक कम रखता है, या ब्याज दरों को दीर्घ अवधि तक कम रखता है, तो इस कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई का, तो इस कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई का, इस कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई का मूल्य बढ़ी हुई मांग की तुलना में गिर जाता है। प्रत्येक इकाई का मूल्य बढ़ी हुई मांग की तुलना में गिर जाता है, बढ़ी हुई मांग की तुलना में गिर जाता है। इसी अवस्था को संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। इसी अवस्था को संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। बात समझ में आया? मुद्रास्फीति संरचनात्मक यानी कि हमेशा मांग और आपूर्ति की रीजन नहीं होता मुद्रास्फीति का कि मांग ज्यादा आपूर्ति कम। कभी कभी सरकार की नीतियों की वजह से भी मुद्रास्फीति आती है। जब सरकार बड़े पैमाने पे नए नोटों को छपवाएगी और अर्थव्यवस्था में लाएगी तो मात्रा बढ़ गई मुद्रा की, तब भी क्या होगा? मुद्रास्फीति आएगी। या सरकार सस्ते ब्याज दरों पे बहुत ज्यादा लोन दे रही है, लोगों को ऋण दे रही है, तो भी लोग ज्यादा से ज्यादा लेंगे और लेकर के आएंगे, निवेश करेंगे, तब भी आपकी स्फीति आएगी। तो अगर सरकार की नीतियों की वजह से मुद्रास्फीति आती है तो कैसी मुद्रास्फीति? संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका खाद्य मुद्रास्फीति, फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन, तो कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आज तो ये चैप्टर हमने शुरू किया है। आप लोगों को अगर
रमेश सिंह, इसमें से कोई भी बुक आप ले सकते हैं, रमेश सिंह या संजीव वर्मा, दोनों किताबें ठीक हैं, कंपेयर कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो ले लीजिएगा और नहीं मन करता तो मत लीजिएगा। आपका जो नोट्स है अगर आप इसे अच्छे से रिविजन कर लेते हैं तो मैं इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए कवर कर दूँगी, है ना। तो एक बच्चे का डिमांड था कि बुक का कोई नाम बता दें, तो बता